नमस्कार। हम माओ की चर्चा कर रहे थे, माओ से तुंग। और जब हम माओ की चर्चा कर रहे थे उस टाइम हमने महाप्रस्थान, लॉन्ग मार्च की चर्चा की थी कि माओ से तुंग और उसके साथियों को अपनी जगह छोड़ के और कहां भागना पड़ा था। तब उनको जंगलों में, पहाड़ों में और गांव में भागना पड़ा था। तो फिर वही मुद्दा हुआ कि उससे पहले भी अपनी चर्चा चल रही थी कि कई अपनी जगह से उखड़ गए हैं और कई अपनी जगह पे चले गए। मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि ये एक छोटी सी घटना लगती है। कोई एक जगह से कहां जाता है, दूसरी जगह जाता है, कहीं और बैठ जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है इससे कईयों के जीवन में तो भूचाल आ जाता होगा कि कोई बैठा कहां है और कोई बैठी कहां। ये छोटी घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं कई बार बड़े रूप ले लेती है। आप इसको साधारण घटना में बैठे बैठे यही सोच रहा था। तो इसके बाहरी निहितार्थ होते हैं, अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारी नई नई समझ, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए होता क्या है, अपने लिए छोटी घटनाएं होती है। जैसे एक दिन शादी हो रही थी, तो जब वरमाला पड़ने लगी तो उस जो प्रोग्राम का मुखिया था उसने कहा अभी दोनों रुक जाओ, लड़के लड़की एक बार वरमाला मत डालो। बोला क्यों? कि एक बार रुको, मैं घोषणा करने वाला हूं। तो उसने एक सार्वजनिक घोषणा की कि देखिए शादी अंतिम रूप से होने जा रही है, तो जिस किसी को भी आपत्ति है ना, तो वो बता दो कि किस किस को इस मुद्दे के ऊपर आपत्ति है। भाई कल को लफड़े हो, यहां तो मेरी शादी होनी चाहिए थी, ये तो मेरे साथ शादी करने वाला था, करने वाली थी। तो कल को परिवार में हजार झगड़े होते हैं, तो अभी उससे पहले ही फाइनल कर दो कि शादी होने के बाद ऐसी किसी भी मामले पे सुनवाई नहीं होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको इतना कह कि वो चुप ही हुआ था कि पीछे पीछे से एक सुंदर सी औरत गोद में बच्चा लिए हुए कहां रही थी, आगे। जैसे वो खड़ी होके आगे आने लगी ना, तो सारी सभा में क्या छा गया? उस विवाह स्थल के ऊपर सन्नाटा छा गया और सबकी नजर उस युवती पे पड़ी जिसने गोद में बच्चा ले रखा है। हाथों हाथ दुल्हन खड़ी हुई, दुल्हे के क्या मारा? एक दो चार अनगिनत थप्पड़। जो दूल्हे के भाई और पिताजी थे वो बंदूक लेने के लिए दौड़े, दुल्हन के भाई और पिताजी, कि आज इस दूल्हे को छोड़ेंगे नहीं। और उसकी मां मामिया क्या हो गई? बेहोश हो गई। सरपंच जो जो या मुखिया था उसने अभी धैर्य रखा हुआ था। वो जैसी थोड़ी सी आगे आई कि दरअसल आप खड़ी होके आगे आ रही हैं, आपको कुछ कहना है क्या? कि नहीं कहना कुछ नहीं है, मुझे तो पीछे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं कहा कहाँ आई हूं, आगे आई हूं। मैं तो जगह बदल रही हूं और कुछ भी नहीं कर रही हूं। तो आप कह रहे थे कि जगह बदलना कैसी घटना होती है, एक छोटी घटना, और उस आदमी की क्या बना दी? रियल बना दी। तो आप जब भी एक जगह से खड़े होकर दूसरी जगह पे जाएं तो देख लें कि आसपास के माहौल पे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए, तो हम काहे की चर्चा कर रहे हैं? माओ की चर्चा कर रहे हैं। तो माओ को हमने मार्क्सवाद में जो संशोधन किए उसमें क्या नवीन संशोधन किए माओ ने, हम उनकी चर्चाएं की थी। अब हम माओ के खुद के विचार हैं उनकी चर्चा करें। तो मैंने कहा था इनकी एक बड़ी ही फेमस बुक है, न्यू डेमोक्रेसी। या क्या कर रहे हो? पहले तो इस न्यू डेमोक्रेसी को समझते हैं, नवीन लोकतंत्र क्या है। इसका ना एक नाम और है। मैं ना इसमें ये किया करता था, एक शिक्षक संघ शेखावत है, वो स्कूल्स में से जुड़ा हुआ, स्कूल के शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, एक शिक्षक संघ शेखावत। वो भैरव सिंह जी शेखावत के कोई भाई थे, उनके द्वारा खड़ा किया गया है वो। और उसी शेखावत का जो प्रेशर ग्रुप था, शिक्षक शेखावत, उसी का परिणाम है कि संघर्ष का परिणाम है कि जो शिक्षकों की सैलरी है ना, वो उसी ग्रेड के अन्य कर्मचारियों से क्या है? ज्यादा है। अब आप ग्रेड थर्ड का कोई इंप्लॉय लो और ग्रेड थर्ड का टीचर लो, सैलरी किसकी ज्यादा है? शिक्षकों की ज्यादा है।
तो ये उसी संघर्ष का परिणाम है। उस संगठन से मैं भी जुड़ा था, वो लेफ्टिस्ट का संगठन है, थोड़ा सा कॉमरेडों का कम्युनिस्ट संगठन है वो। मैं कभी बहुत पहले उससे जुड़ा हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। तो वो ना वहां जब मैंने उस संगठन से मैं शुरू से जुड़ा, तो वो ना बार बार क्या करते, हम जनवादी लोकतंत्र लाएंगे, जनवाद लाएंगे। तो मेरी ना समझ में नहीं आता ये जनवाद क्या है। वो बार बार है ना पीपल्स पीपल्स ऐसी चर्चाएं किया करते। मैंने उनसे कई बार पूछा भी, तो वो भी क्या रटे रटाए जनवाद जनवाद शब्द बोलते थे, पता उनको भी नहीं था। तो शिक्षक है तो नेतागिरी करेंगे तो उनका पढ़ाई लिखाई से नाता कम हुआ करता था, वो फिर पूर्णतः नेतागिरी में रहते थे। तो अब मुझे समझ में आने लगा कि जनवाद होता क्या है। आज हम उसी जनवाद की चर्चा कर रहे हैं, न्यू डेमोक्रेसी, या जिसकी इंग्लिश वर्जन है ना वो है, न्यू तो शब्द लगा ही लेते हैं, ये है न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी। ये जो पीपल्स डेमोक्रेसी है इसको हम क्या बोलते हैं, जनवाद बोलते हैं। इसका ये वर्जन नहीं होता जनता की डेमोक्रेसी या जन लोकतंत्र नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या होता है हिंदी में, जनवाद होता है। जनवाद कहते ही ये दो शब्दों का मेल है, ये पीपल्स डेमोक्रेसी का जनवाद बोलते हैं इसको। अब आपकी जनवादी राजनीति क्या होती है वो भी समझ में आ जाएगी। अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि जो शिक्षक अपने भाषणों में शेखावत में जनवाद का प्रयोग किया करते थे, तो उनके ऊपर प्रभाव किसका था, चीन का प्रभाव था। चीन के माओवाद से प्रभावित थे वो सारे जो जनवाद की चर्चा किया करते थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी, या क्या नाम रखे इसका, न्यू डेमोक्रेसी या नव जनवाद, आप कुछ भी नाम ले लें, ये इंग्लिश ये है इसकी। आप न्यू डेमोक्रेसी बोलो या न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी बोलो। ये इसकी पुस्तक भी है, 1940 के आसपास इसको लिखा गया था। अब न्यू जनवादी लोकतंत्र हमें समझ में आएगा, उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। एक हमें समझना पड़ेगा उदार लोकतंत्र क्या होता है। माओ इस उदार लोकतंत्र को जो पाश्चात्य देशों में चलता है उसको उदार लोकतंत्र नहीं बोलता, बल्कि उसको बोलता है बुर्जुआ लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। कि प्रो इसका बुर्जुआज का लोकतांत्रिक अधिनायकवाद है कि है तो ये भी तानाशाह, लेकिन थोड़ा सा वर्ग लोकतांत्रिक रूप से चुन के और क्या लेके आता है, डिक्टेटरशिप। अच्छा, अमेरिका में क्या है, या फिर हम कहेंगे ब्रिटेन में क्या है, तो ये वाला है कि चुनाव होंगे लेकिन जीतेगा कौन, बुर्जुआ। और किसके समर्थन में नीतियां बनाएगा, पूंजीवादियों के समर्थन में। ये दादागिरी करते हैं किसके ऊपर, मजदूरों के ऊपर। तो है ये भी अधिनायकवाद, लेकिन ये बुर्जुआ लोकतंत्र का इन्होंने रूप धारण कर रखा है। तो ये खतरनाक होता है क्योंकि छोटे से वर्ग के लिए अधिनायकवाद है, सिर्फ कौन से वर्ग के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए। ये सबसे खतरनाक होता है ये प्रकार का अधिनायकवाद। दूसरे प्रकार का है सरोहारा का अधिनायकवाद। इसकी चर्चा करके गया है मार्क्स द गोथा प्रोग्राम में। इसका समर्थन करता है लेनिन। और ये कौन से देश में है, रूस में कह लीजिए, कहां है ये, यूएसएसआर में। सरोहारा का अधिनायकवाद, इसमें भी डिक्टेटरशिप होती है लेकिन इसमें चुनाव का माहौल है, नहीं होता। ये किसके समर्थन में काम करता है, सरोहारा का। तो दोनों में से बेटर कौन है तो ये भी अधिनायकवाद, बल्कि इसमें एक रूप परिवर्तित किया गया है कि अधिनायक है वो जनता से चुन के आएंगे और किसके समर्थन में काम करेंगे, छोटे से पूंजीपति वर्ग के। यहां भी डिक्टेटरशिप है लेकिन ये चुन के नहीं आई है, लेकिन ये किसके समर्थन में काम करती है, सरोहारा के, जो कुल जनसंख्या का बहुसंख्यक है। तो ये अल्पसंख्यक लोगों के हित का नायकवाद है और ये बहुसंख्यक लोगों का है। तो इन दोनों में ज्यादा ठीक कौन है, ये है। तीसरा है चीन। चीन के साथ संकट क्या है कि चीन का अभी भी औद्योगिकरण नहीं हुआ है। तो चीन में आएगी वो क्या आएगी, पीपल्स डेमोक्रेसी आएगी, जिसको वो न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी बोलते हैं। या यहां क्या आएगा, जनवाद आएगा, या हम कहते हैं यहां क्या आएगा, जनवादी लोकतंत्र आएगा। ये एक नवीन प्रकार का लोकतंत्र है जो उदार लोकतंत्र से भी व्यापक है, सरोहारा के अधिनायकवाद से भी व्यापक है। इसमें कौन कौन होंगे, तो
माओ कहता है कि इसमें होंगे किसान, इसमें होंगे सर्वहारा यानी कौन, मजदूर, ये नेतृत्व, ये इनके सहायक। इसमें होंगे पेटिट बुर्जुआ यानी कैसे बुर्जुआ, छोटे बुर्जुआ, छोटे दुकानदार वगैरह, ये बुर्जुआ, छोटे उद्योगपति, ये जो उद्योग चलाते हैं घरों के अंदर, ये छोटे बुर्जुआ। और इसमें होंगे राष्ट्रवादी बुर्जुआ। राष्ट्रवादी बुर्जुआ होते हैं ये जो अपने देश की आजादी के समय टाटा, बिरला और बजाज, ये सिंघानिया, ये सब कौन से बुर्जुआ थे, राष्ट्रवादी। जो भारत से प्रेम करते हैं वो पूंजीपति, यानी चीन से प्रेम करने वाले बुर्जुआ। ये राष्ट्रवादी बुर्जुआ क्या काम करते हैं बताओ, किसकी खिलाफत करते हैं, ये जो विदेशी बुर्जुआ है, विदेशी पूंजीपति है, उनकी खिलाफत कौन से करते हैं, राष्ट्रवादी बुर्जुआ। अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा व्यापक कौन है, ये नेतृत्व करेंगे, ये छोटे भाई होंगे और ये इनके समर्थक होंगे। ये जान बख्शने के बदले में इन दोनों का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो ये नेतृत्वकारी वर्ग में नहीं होंगे, बल्कि ये दो समर्थक वर्ग होंगे जो मजदूरों का और किसानों का क्या करेंगे, समर्थन। नेतृत्व कौन करेगा, ये अग्रणी दस्ते में ये चलेंगे। अब बताओ सबसे ज्यादा व्यापक कौन है, इसमें बुर्जुआ है जो चुन के आया है और बुर्जुआ के हित में काम करता है। इसमें सर्वहारा है, उसका अधिनायकवाद है और मजदूरों के पक्ष में काम करता है। सबसे व्यापक है कौन सा लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र। ये कहता है कि चीन के साथ संकट क्या है, चीन के साथ संकट ये है कि जनवादी लोकतंत्र चीन में क्यों आएगा। तो ये कहता है कि चीन का शोषण अलग प्रकार का है। अगर हम चर्चा करें यूरोप की, या हम चर्चा करें इंडस्ट्रियल स्टेट्स की, या कौन से देशों की, औद्योगिक देशों की, तो वहां तो स्पष्टतः कितने वर्ग हैं, दो वर्ग है, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। एक पूंजीपति है, उद्योगपति है, दूसरा मजदूर है। चीन के साथ ऐसा नहीं है, चीन में अभी ये वाला वर्ग नहीं आया है, कौन सा, औद्योगिक वर्ग पैदा नहीं हुआ है। तो बुर्जुआ है ना यहाँ बहुत हावी नहीं है। तो ये कहता है कि चीन में शोषण हो रहा है, वो एक तो हो रहा है साम्राज्यवादी शोषण, और दूसरा शोषण कौन सा है, सामंती शोषण है। अब ये बताओ मार्क्स क्रांति करवाएगा तो पहले कौन सी क्रांति करवाएगा, पहले बुर्जुआ क्रांति होगी। बुर्जुआ क्रांति में सामंतों को कौन मार देंगे, ऐसा ही हुआ था ब्रिटेन में। पहले पूंजीपतियों ने 1688 की क्रांति के द्वारा और फ्रांस में 1789 की क्रांति के द्वारा पहले पूंजीपतियों ने किसको मारा था, सामंतों को। फिर पूंजीपति राज करने लगे, सामंत मर गए, तो फिर पूंजीपतियों को कौन मारेगा, सर्वहारा मारेगा। तो यहां ऐसे थोड़ी होगी क्रांतियां, पहले बुर्जुआ क्रांति का इंतजार करें कब औद्योगिकरण होगा। तो ये कहता है कि यहां ये जो न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी, जनवादी लोकतंत्र होगा, ये किसके खिलाफ होगा बताओ, ये होगा साम्राज्यवाद, और किसके खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ। ठीक है, अब ये तो सर्वहारा की क्रांति किसके खिलाफ होती है, एक मजेदार चर्चा है। सर्वहारा की जो क्रांति होती है वो किसके खिलाफ होती है, सर्वहारा की क्रांति पूंजीपतियों के खिलाफ होती है। जबकि अगर जनवादी क्रांति होगी तो वो किसके खिलाफ होगी, वो होगी साम्राज्यवाद और सामंतों के खिलाफ, वो जनवादी क्रांति होगी। तो अब हमने समझ लिया कि ये जो लोकतंत्र होगा ये खिलाफत किसकी करेगा, ये बताओ। बुर्जुआ लोकतंत्र शोषण करता है मजदूरों का, सर्वहारा शोषण करता है पूंजीपतियों का। ये किसका शोषण करेंगे, ये शोषण करेंगे जो बाहरी पूंजीपति है उनका। ये शोषण किसका करेंगे, सामंतों का। और ये शोषण करेंगे उन सामंतों की समर्थक नौकरशाही का, इन सब का शोषण करेंगे। तो ये एक अलग प्रकार का लोकतंत्र है जिसका नाम क्या रखा गया है, जनवादी लोकतंत्र रखा गया है। तो ये हमने कौन सी डेमोक्रेसी देखी, एक नए प्रकार की डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी इन दोनों डेमोक्रेसी से अच्छी है, बताओ क्यों, ये एक नई डेमोक्रेसी है, अच्छी है यार, इसलिए तो ठीक है। क्यों, इसमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ग है जो बुर्जुआ है, उसका कल्याण हो रहा है। इसमें एक बड़ा वर्ग कौन सा है, उसका कल्याण। इसमें किसान का भी हो रहा है, मजदूर का, छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रवादी। बच्चे कौन, सामंत और साम्राज्यवादी बुर्जुआ, ये बार है, इनका शोषण होगा। तो ऐसे करके और कौन सी आ गई, न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी आ गई। अब न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी और या इनकी तो पुस्तक है न्यू डेमोक्रेसी,
ये 1940 के आसपास आई थी। उससे हमें एक और नया विचार देखने को मिलता है। ये कहता है कि चीन में सर्वहारा क्रांति या समाजवादी क्रांति संभव है नहीं है। फिर तो आप खुद सोच के देखो कि चीन में समाजवादी क्रांति या सर्वहारा क्रांति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां उद्योग नहीं है, क्योंकि चीन का समाज दो स्पष्ट वर्गों में बंटा हुआ नहीं है। किसमें? बुर्जुआ में और सर्वहारा में। दूसरा, चीन का शोषण है वो दूसरे देश भी कर रहे हैं, अकेला वर्ग शोषण नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे देश भी चीन का शोषण कर रहे हैं, जो साम्राज्यवादी शोषण है। तो ये कहता है कि क्रांतियां चीन में पहले कौन सी क्रांति होगी? जनवादी क्रांति होगी, क्योंकि चीन में माहौल पहले जनवादी क्रांति का है। पहले पीपल्स रिवॉल्यूशन होगी। इस जनवादी क्रांति में किसान, मजदूर, छोटे बुर्जुआ, राष्ट्रवादी बुर्जुआ मिलकर साम्राज्यवादी शक्तियों को हराएंगे और सामंतों को हराएंगे। तो पहली जो क्रांति होगी वो होगी साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ। फिर कहता है इस देश में दूसरी क्रांति होगी। वो क्रांति कौन सी होगी? वो समाजवादी होगी। अब ये क्रांति होगी दो वर्गों में। वो एक वर्ग होगा, वो होगा बुर्जुआ, और दूसरा होगा सर्वहारा। तो चीन में कौन सी क्रांति होगी? पहले जनवादी क्रांति होगी, फिर जरूरत पड़ी तो कौन सी क्रांति होगी? समाजवादी। चीन में सीधी समाजवादी क्रांति क्यों नहीं हो सकती, आप बताओ? या पहले सर्वहारा की क्रांति क्यों? समाजवादी कह लो या सर्वहारा कह लो, ये क्यों नहीं होगी चीन में? क्योंकि वहां उद्योग नहीं है। वो तो एक कृषि प्रधान देश जो सामंत बैठे हैं और दूसरे देश भी चीन का शोषण कर रहे हैं। तो पहले ये क्रांति और फिर तो दोहरी क्रांति की चर्चा कौन कर रहा है? माओ। अब बताओ, ये जब समाजवादी क्रांति होगी तो कौन किसकी होगी? तब मजदूर किसको मार देंगे? छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रवादी बुर्जुआ, तब हटाएंगे इसको। तो पहले इनको हटाया जाएगा, साम्राज्यवाद और सामंतों को, फिर छोटे बुर्जुआ और राष्ट्रवादी बुर्जुआ को हटाया जाएगा। तो ऐसे करके सिस्टमेटिक ढंग से काम चलेगा। तो ये कौन सी हमने क्रांति की चर्चा की? जनवादी और समाजवादी क्रांतियों की हमने चर्चा की। न्यू डेमोक्रेसी या न्यू पीपल्स डेमोक्रेसी, नव जनवादी लोकतंत्र या नव जनवाद या नव लोकतंत्र का सिद्धांत माओ का। अब आ गया पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये कुछ नहीं किया गया है। 1940 वाली जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक? न्यू डेमोक्रेसी। 1949 के आसपास जब माओ जीत गया तो उसने इसी लोकतंत्र को नाम क्या दे दिया? डिक्टेटरशिप नाम दे दिया। समय अनुकूल उसमें क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया, और इसमें ज्यादा कोई चेंजेज नहीं है। अब डिक्टेटरशिप में शोषण किसका होगा और सहायक कौन होंगे, आप बताओ? शोषण होगा साम्राज्यवादी शक्तियों का, शोषण होगा सामंतों का, और ये सहायक किसकी होगी? किसके पक्ष में काम करेगी? किसान, मजदूर और छोटे बुर्जुआ वगैरह। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होगी। अब इसमें डिक्टेटरशिप का तत्व क्या है? ये कहते हैं देखो, सहयोग तो सबका लिया जाएगा। सहयोग तो छोटा बुर्जुआ भी करेगा, पेटिट बुर्जुआ भी करेगा, राष्ट्रवादी बुर्जुआ भी करेगा, लेकिन नेतृत्व तो वो नहीं करेंगे। डिक्टेटरशिप किसी होगी? किसानों की और मजदूरों की होगी। तो ये जो डिक्टेटरशिप है, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये किसान प्लस किसकी होगी? मजदूर की होगी। ठीक है। उदार लोकतंत्र में किसकी डिक्टेटरशिप होती है? पूंजीपतियों की दादागिरी होती है। और सर्वहारा में या यूएसएसआर में किसकी है? मजदूरों की। इसमें किसान और मजदूर और सहायक वर्ग होंगे, वो दो होंगे, छोटे बुर्जुआ और वो इनके सहायक होंगे। ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। अब इसके बाद हम एक इसका मजेदार विचार करते हैं। इनकी एक लेख है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद। देखिए, अंतर्द्वंदों की चर्चा हम हेगल से करते आए। इतिहास आगे कैसे बढ़ता है,
कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। दो विचारों में आपस में क्या होता है, द्वंद्व होता है और इतिहास आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि भौतिक शक्तियों में आपस में अंतर्द्वंद, उत्पादन के शक्तियों में जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन उनमें अंतर्द्वंद होता है, इतिहास कहां बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बिल्कुल ये कहता है सही है, अंतर्द्वंद होता है। कार्ल मार्क्स कह रहा है, ये कहता है ये अंतर्द्वंद होता है ना, ये यूनिवर्सल होता है। अब इस यूनिवर्सल के बड़े भारी निहितार्थ हैं कि अंतर्द्वंद सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक क्या होता है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। सार्वभौमिक होता है सब जगह सब कालों में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक। सभी काल, कोई सा टाइम हो उसको हम सार्वभौमिक बोल देंगे, और सब जगह हो उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक में दो शब्द आए हैं, सभी काल यानी सभी कालों में, सभी समयों में, और सभी जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक बोलते हैं। ठीक, सभी काल और सभी जगह को हम सार्वभौमिक बोलते हैं। अब ये कहा कि माओ ने कहा कि अंतर्द्वंद क्या है, यूनिवर्सल है। इस यूनिवर्सल के वो दो तात्पर्य बताता है। नंबर एक है इतिहास, कि इतिहास में जो भी गति है ना, वो सारी गति किसने दी है, भौतिक संसाधनों के मध्य चलने वाले अंतर्द्वंद ने दी है। इस मामले में समर्थन किसका कर रहा है, वो कार्ल मार्क्स का कर रहा है कि आर्थिक शक्तियों में आपस में झगड़े होते हैं, उत्पादन के साधनों को लेकर दो वर्ग आपस में झगड़ते हैं, और इतिहास कहां बढ़ता है, आगे। तो इतिहास कहना, इसकी जो चर्चा है वो सार्वभौमिक नियमों के द्वारा, या सार्वभौमिक नियमों के द्वारा इतिहास का विकास निश्चित कर दिया गया है। इतिहास का विकास है, ये कैसे हुआ था, ये एक सार्वभौमिक नियम है। और ये सार्वभौमिक नियम क्या है, भौतिक संसाधनों में अंतर्द्वंद। ठीक है, एक नियम बनाओ कि कोई भी चीज है, या फिर न्यूटन की गति के नियम है, तो न्यूटन की गति का नियम है कि कोई भी चीज को हम आगे धक्का देंगे तो वो कहां जाएगी, पीछे जाएगी। ठीक, तो ऐसे करके ही एक नियम है भौतिक संसाधनों के अंतर्द्वंद का नियम, जो किसकी व्याख्या करता है, इतिहास की व्याख्या करता है। दूसरा एक नियम है कि अंतर्द्वंद सार्वभौमिक है, इसका मतलब ये सर्वकालिक है। अब ये सर्वकालिक का तात्पर्य थोड़ा सा अलग है कार्ल मार्क्स से। हेगल भी कहता है कि गति निरंतर है, गति विचारों के मध्य होती है, विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन होता रहता है और गति आगे चीजों में होती रहती है। इतिहास आगे गति करता रहता है, और एक दिन क्या करता है, इतिहास को रोक देता है। कहां के, जैसे ही जर्मनी राष्ट्र राज्य बन जाता है, इतिहास रुक जाता है, क्योंकि अब चेतना अपने सर्वोच्च स्तर के ऊपर पहुंच गई है। कार्ल मार्क्स भी यहीं से शुरुआत करता है कि अंतर्द्वंद है वे निरंतर होते हैं, और एक दिन आके रोक देता है। कब, साम्यवाद आते ही दो वर्ग नहीं होते, निजी पूंजी नहीं होती, वर्ग शोषण बंद हो जाता है, तो अंतर्द्वंद रुक जाते हैं। यह कहता है कि अंतर्द्वंद क्या है, सर्वकालिक है। अगर एक जगह अंतर्द्वंद बंद हो जाते हैं तो दूसरी जगह अंतर्द्वंद शुरू हो जाते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। अंतर्द्वंद यूनिवर्सल है, हर समय रहेंगे। एक अंतर्द्वंद खत्म हो गया तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। वो कहता कैसे, कि पूंजी को लेके अंतर्द्वंद खत्म हो गए, गरीबी और किसको लेके, अमीरी के मध्य अंतर्द्वंद खड़े हो गए, तो ये कहीं और खड़े हो जाएंगे। दूसरा ये मान लेते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में आपने गरीबी और अमीरी का खत्म कर दिया, आर्थिक द्वंद्व खत्म हो गए, तो ये कहां खड़े हो जाएंगे, शैक्षणिक क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे। एक कहेगा कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, और दूसरे का बोलेगा तू झंडूनाथ है, तेरे कुछ आता ही नहीं है। तो ये कितने वर्ग बन गए समाज में, दो। एक जो बुद्धिजीवी है, जिसको ज्ञान का घमंड है, और दूसरा जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो ये हो जाएगा। एक तरफ टेक्नोक्रेट हो जाएंगे, दूसरी तरफ सामान्य आदमी हो जाएंगे। ये किस रूप में हो सकता है, शैक्षणिक में खड़े हो गए तो कहां खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा सांस्कृतिक कहेंगे, कुछ लोगों के तुम्हें संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, तुम तो पिछड़े हो सकता है कि किस क्षेत्र में लागू हो जाए बाद में। कुछ लोगों को तकनीक का ज्ञान होगा, कुछ लोगों को तकनीक का ज्ञान नहीं होगा। कुछ है वो धड़ 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 ऐसे करते मोबाइल चलाएंगे और उनके पास डाटा होंगे, कई लोगों के पास डाटा नहीं होंगे। तो जो डाटा है, डाटा नहीं है, उनके मध्य अंतर्द्वंद खड़ा हो जाएगा। तो वर्ग फिर कितने बन जाएंगे, दो वर्ग बन जाएंगे। तो वर्ग हो सकता है ये किस रूप में बन जाए, राजनीतिक रूप से बन जाए,
एक राजनीतिक रूप से जिनका लोग कब्जा होगा, जो दूसरे जिनका राजनीतिक संबंध है नहीं होगा, वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। नौकरशाही के रूप में हो सकता है, कुछ लोग जो सरकारी काम के शक्तिशाली हो जाएंगे और आम आदमी का शोषण शुरू कर देंगे, तो फिर कितने वर्ग हो गए। जैसे मिलोवान जिलास बोल के बोलता है, क्या खड़ी हो जाएगी, एक न्यू क्लास खड़ी हो जाएगी, वो सारी चर्चाएं। तो ये कहता है कि अंतर्दंद सार्वकालिक अगर आर्थिक क्षेत्र में समाप्त भी होगी तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्र में शुरू हो जाएंगे। तो अंतर्दंद चलते रहते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते। अब इसके हम आगे चर्चा करेंगे। अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमने देखा कि अंतर्द्वंद क्या है, यूनिवर्सल है, ये इतिहास को गति देते हैं और ये हमेशा ही होते रहते हैं, कभी भी ये समाप्त एक वर्ग में, एक क्षेत्र में समाप्त हो गए तो दूसरे क्षेत्र में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखें कि अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कहते हैं अंतर्द्वंद एक होते हैं जो विरोधात्मक होते हैं और दूसरे होते हैं जो गैर विरोधात्मक होते हैं। अब अंतर्द्वंद को भी दो प्रकार का बताता है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि माओ के अनुसार अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है विरोधात्मक अंतर्द्वंद और दूसरे होते हैं गैर विरोधात्मक। ये क्या संकट है, इसकी चर्चा करते हैं। मार्क्स कहता है कि जो भी अंतर्द्वंद होते हैं वो विरोधात्मक होते हैं। इसमें एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ अनिवार्य रूप से क्या होता है, विरोध होता है। इसमें दो विपरीत चीजें पाई जाती है, एक अमीर होता है और दूसरा गरीब होता है। एक सामंत होता है, दूसरा किसान होता है। एक बुर्जुआ होता है, दूसरा सर्वहारा होता है। दो विरोधी वर्गों के मध्य जो अंतर्द्वंद होता है वो क्या होता है, विरोधात्मक होता है। ठीक है, इस विरोधात्मक अंतर्द्वंद से निपटने का जो उपचार है वो क्या है, क्रांति है। ये कैसे समाप्त किए जा सकते हैं, हिंसक क्रांति के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं। इनको समाप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। इसमें फिर एक वर्ग दूसरे वर्ग को समाप्त कर देता है और फिर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इनमें कभी भी समझौता संभव नहीं है। इनका तो एक हिंसक क्रांति इनका उपचार है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भी अंतर्द्वंद होते हैं वो कौन से होते हैं, विरोधात्मक होते हैं। माओ कहते हैं नहीं गुरुजी, सिर्फ विरोधात्मक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, गैर विरोधात्मक होते हैं। कई बार एक ही वर्ग में कितने वर्ग खड़े हो जाते हैं, दो वर्ग। मजदूरों में भी दो प्रकार के मजदूर खड़े हो जाएंगे, पढ़े लिखे और अनपढ़ मजदूर। किसानों में भी दो प्रकार के किसान खड़े हो जाएंगे, एक जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, दूसरे पास जिनके पास भूमि पे कब्जा कम है। दो प्रकार के किसान हो जाएंगे, एक बड़े किसान और एक छोटे किसान। एक तकनीकी रूप से समृद्ध किसान है जिनके पास ट्रैक्टर है, दूसरे वो जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है। तो ऐसे करके अंतर्द्वंद गैर विरोधात्मक भी हो सकते हैं। ये अंतर्द्वंद समाप्त करने के लिए आंदोलन की आवश्यकता होती है, वैचारिक प्रबुद्धता की आवश्यकता होती है, हिंसा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये गैर विरोधात्मक अंतर्द्वंद होते हैं। तो अंतर्द्वंदों के संबंध में हमने देखा, अंतर्द्वंद यूनिवर्सल होते हैं, अंतर्द्वंद सर्वकालिक होते हैं, ये निरंतर होते हैं, कभी भी समाप्त एक क्षेत्र में समाप्त होते हैं, दूसरे क्षेत्र में उठ खड़े होते हैं। और ये केवल विरोधात्मक ही नहीं होते बल्कि विरोधात्मक वो होते हैं जो क्रांति और हिंसा से समाप्त हो जाते हैं। ये दो अलग वर्गों में होते हैं और ये एक ही वर्ग के अंदर क्या हो सकते हैं, अंतर्विरोध हो सकते हैं एक ही वर्ग में। मजदूरों में भी कुछ सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मजदूर हो सकते हैं और कुछ सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए मजदूर हो सकते हैं। हो सकता है मजदूरों में मजदूर दो भागों में बढ़ जाए, एक जो धर्म को मानते हो, एक जो धर्म को नहीं मानते हो। एक वो मजदूर जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक वो मजदूर जो कम पढ़े लिखे हैं। इनके मध्य है तो वो सारे मजदूर, लेकिन इनका अंतर्द्वंद कैसा है, गैर विरोधात्मक है। इसके लिए आंदोलन ही पर्याप्त होते हैं, हिंसक क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने बड़ी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन के सामने में देखा कि अंतर यूनिवर्सल है, कभी भी समाप्त नहीं होते, और ये विरोधात्मक की बजाय गैर विरोधात्मक भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि अंतर्द्वंद क्या होते हैं, सर्वकालिक होते हैं। चूंकि अंतर्द्वंद सर्वकालिक होते हैं तो क्रांति भी क्या करनी चाहिए, एक क्रांति से काम चल जाएगा या कई क्रांतियां करनी पड़ेगी। तो क्रांतियां निरंतर करनी पड़ती है,
परमानेंट रिवोल्यूशन, रेगुलर रिवोल्यूशन करनी पड़ती है ताकि सभी प्रकार के अंतर्द्वंदों को स्टेप बाय स्टेप समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो अब हम एक नया इसी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन से एक नया विचार निकला कि क्रांतियां कितनी होगी। आप बताओ, कोई गिनती? ये खुद 10 प्रकार की क्रांतियों की चर्चा करता है, लेकिन हमने आज तक देखा कि क्रांतियां कितनी होगी, कि एक लास्ट जो क्रांति होगी वो कहां होगी? वो सर्वहारा करेगा, किसके खिलाफ है? बुर्जुआ के खिलाफ। फिर पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा। ये बोले नहीं, क्योंकि विरोध निरंतर है इसलिए क्रांतियां भी निरंतर करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हर क्रांति क्या हो, हिंसक हो। कई बार आपको ये जो पढ़े लिखे आदमी है इनके खिलाफ भी क्रांति करनी पड़ सकती है। तो फिर ये ऐसी चर्चा करता है। तो अब हम एक नया सिद्धांत करेंगे इसका, जो ऑन कॉन्ट्राडिक्शन से निकला हुआ है, वो है निरंतर क्रांति, परमानेंट रिवॉल्यूशन। ये बताओ कि हमें परमानेंट रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों, लगातार क्रांतियों की क्यों जरूरत है? क्योंकि अंतर्द्वंद भी निरंतर है। दो विरोधी चीजें हमेशा ही खड़ी होगी तो उनके खिलाफ आपको निरंतर क्रांतियां करनी पड़ेगी। एक बार क्रांति से काम नहीं चलेगा। अब ये निरंतर क्रांति क्या है, इस पे हम अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसकी शुरुआती और छोटी सी चर्चा जो है वो कार्ल मार्क्स पहले ही कर चुके थे। कार्ल मार्क्स बोला कि मजदूरों को निरंतर क्रांति करनी पड़ेगी। जब तक कि सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं आ जाता तब तक कौन क्रांति करेंगे? मां। तो पहले हड़ताल करनी पड़ सकती है, फिर एक छोटे क्षेत्र में क्रांति करनी पड़ सकती है, फिर सारे मजदूरों के बड़े क्षेत्र में क्रांति करेंगे, फिर पूरे देश में क्रांति होगी, फिर पूरे विश्व में क्रांति होगी। तो क्रांतियां तब तक चलेगी जब तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या नहीं आ जाए? सर्वहारा। और पूरे संसार में क्या नहीं आ जाए? साम्यवाद नहीं आ जाए। जब अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा का राज और साम्यवाद नहीं आ जाएगा तब तक कार्ल मार्क्स कहता है क्रांतियां करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मार्क्स के लिए निरंतर क्रांति अलग है। फिर एक और विचारक आया, लियोन ट्राटस्की। लियोन ट्राटस्की ये मूल मार्क्सवादी है। लेनिन के दो चेले थे, मैंने आपको बताया था, एक स्टालिन और एक लियोन ट्राटस्की। 1917 की क्रांति के बाद जब लेनिन राष्ट्रपति मुखिया बन गया रूस का, तब उसका विदेश मंत्री कौन था? लियोन ट्राटस्की था। लियोन ट्राटस्की बोला कि मान लेते हैं कि रूस तो बाद में क्या बन गया था? यूएसएसआर बन गया था, सोवियत संघ बन गया था। इसमें साम्यवाद आ गया, मान लेते हैं। साम्यवाद मतलब समाजवाद आ गया या सर्वहारा का अधिनायकवाद आ गया, साम्यवाद आ गया। इस साम्यवाद के ऊपर बहुत भारी खतरे हैं। इसके ऊपर जो खतरा है वो पश्चिमी पूंजीवाद का है। तो अब इसे निपटारा कैसे प्राप्त करें? यूएसएसआर के साम्यवाद को सुरक्षित रखें कैसे? क्योंकि पश्चिम का जो पूंजीवाद है, उदार लोकतंत्र है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये इन सब ने किसको घेर रखा है? यूएसएसआर को। तो यूएसएसआर में अगर साम्यवाद को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये कहता है कि पूरे संसार में क्या करवानी पड़ेगी? पूरे संसार में साम्यवादी क्रांति करवानी पड़ेगी। क्रांति का निर्यात करना पड़ेगा। यूएसएसआर क्या करेगा? भारत में, चीन में, अफ्रीकन देशों में, विकासशील देशों में और विकसित देशों में क्रांति का निर्यात करके और एक एक करके समस्त देशों में क्या करवाएगा? क्रांति करवाएगा। जब समस्त देशों में क्रांतियां हो गए, जब सब जगह साम्यवाद आ जाएगा तो रूस के साम्यवाद को कोई खतरा नहीं होगा। कौन सी क्रांति? निरंतर क्रांति। यहां निरंतर क्रांति का तात्पर्य यह है कि अकेले रूस की क्रांति पर्याप्त नहीं है। रूस को अगर अपनी साम्यवाद को और सर्वहारा के अधिनायकवाद को सुरक्षित रखना है तो एक एक करके पूरे संसार में क्या, सभी देशों में क्या करवानी पड़ेगी? क्रांति। ये है निरंतर क्रांति।
अब बताओ कार्ल मार्क्स में लियोन ट्राटस्की में फर्क क्या है? कार्ल मार्क्स कहता है कि क्रांतियां लगातार तब तक चलेगी जब तक कि पूरे संसार में साम्यवाद नहीं आ जाता। इसके लिए निरंतर क्रांति का तात्पर्य समस्त देशों के अंदर एक एक करके क्रांति। अब आ गया कौन? माओ। माओ क्या लगा रहा है? माओ का कहना है कि कॉन्ट्राडिक्शन निरंतर है, इसलिए क्रांतियां भी निरंतर है। कॉन्ट्राडिक्शन कभी समाप्त नहीं होंगे, तो उनके लिए झगड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? परमानेंट रिवॉल्यूशन। ये एक वर्ग की निरंतर क्रांति नहीं है, ये एक देश की पूरे संसार में सभी देशों में क्रांति फैलाना नहीं है जैसे ट्रोट्स्की कह रहा है, बल्कि ये है कि एक ही देश के अंदर, एक ही वर्ग के अंदर जो भांति भांति के अंतर विरोध पैदा होंगे, एक ही वर्ग के अंदर, दो वर्ग नहीं है बल्कि वर्ग कितना है, उसी में जैसे मजदूरों में एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ है, उनके मध्य भी जब ये गैप आ जाएगा तब भी क्रांति करनी पड़ेगी। तो इसको हम कौन सी क्रांति बोलते हैं? निरंतर क्रांति। तो मार्क्स के लिए, ट्राटस्की के लिए और माओ के लिए निरंतर क्रांति के तात्पर्य क्या है? अलग अलग है। ट्राटस्की के खिलाफ एक व्यक्ति ने सिद्धांत दिया, स्टालिन ने, वो था एक देश में समाजवाद। वो पहले हम रूस में मजबूत करेंगे, क्रांति का निर्यात नहीं करेंगे, पहले हम रूस को मजबूत कर लें फिर देखेंगे। ये कहता है रूस तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि पूरे संसार में एक एक करके सभी देशों में क्रांतियां नहीं होगी। और माओ कहता है कि एक वर्ग के भीतर भी निरंतर क्रांतियां चलती रहती है। ठीक है, हो सकता है जैसे अपन चर्चा करें एक वर्ग में कौन सी क्रांतियां हो सकती है। एक वर्ग में ये क्रांतियां हो सकती है कि उस वर्ग के कुछ लोग क्या हो जाए, अपने आप को प्रोग्रेसिव समझने लगे, और कुछ लोग क्या हो जाएं, रूढ़िवादी हो जाए। हो सकता है वो शहरी हो जाए और कौन हो जाए, ग्रामीण हो जाए। हो सकता है कि वो बुद्धिजीवी हो जाए और वो कौन से हो जाए, गैर बुद्धिजीवी हो जाए। वर्ग एक ही है लेकिन ऐसे भी तो बंट सकता है वो। तब क्रांतियां क्या करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी। तब माओ का कौन सा एक सिद्धांत आया, तो इसने एक भाषण दिया था, उसमें कितने प्रकार की क्रांतियों की चर्चा की उसने? 10 प्रकार की क्रांतियों की चर्चा की। और इसने कुछ क्रांतियां अपने जिंदा जी की भी थी जिनकी हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो हम माओ का कौन सा सिद्धांत कर रहे हैं? परमानेंट रिवॉल्यूशन या निरंतर क्रांतियों का सिद्धांत, जो आम मुख्यतः किससे लिया हुआ है? लियोन, लेकिन उसका स्वरूप अलग है बिल्कुल ही। निरंतर क्रांति, परमानेंट रिवॉल्यूशन। और इसके तहत माओ ने खुद कई क्रांतियां करवाई। ऐसी एक क्रांति थी, वो किसके खिलाफ थी? सामंतवाद के खिलाफ थी। और ये क्रांति चली थी 1949 से लेके और 1952 तक। इसमें सामंतवाद का सफाया किया गया, सामूहिक खेतों का निर्माण किया गया, जमीन का सही तरीके से वितरण किया गया और किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। ये थी सामंतवाद के खिलाफ पहली क्रांति। ये हुई एक वर्ग। ये कौन सी है, ये कौन सा वो अंतर्द्वंद है इनके मध्य? बताओ, ये कौन सा अंतर्द्वंद हुआ है? ये विरोधात्मक अंतर्द्वंद हुआ है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है। अब हम अगली क्रांति देखेंगे, दूसरी क्रांति। दूसरी क्रांति 1957 में हुई और इसकी जो नींव रख दी थी वो 1953 में मौत हो गई थी। किसकी? स्टालिन की। स्टालिन की मौत के बाद स्टालिन की नीतियों का विरोध करते हुए एक व्यक्ति सत्ता में आया, यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम था ख्रुश्चेव। तो 1954 से राष्ट्रपति बना कौन? ख्रुश्चेव। और ख्रुश्चेव ने आते ही और एक नारा दिया जिसको हम बोलते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नंबर 1। एक तो इसने ये नारा दिया, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा इसने क्या किया, उदार राजनीति की शुरुआत की। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और उदार राजनीति पहले आपको बता देता हूं ये क्या है।
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का तात्पर्य है पश्चिम के देशों के साथ, पूंजीवादी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। क्या बोलते हैं? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसी का एक स्वरूप जो बाद में आया, जिसको हम देतांत बोलते हैं। हालांकि एक मजबूरी में आया था देतांत, लेकिन उसके बाद देतांत शुरू हुआ था। तो ख्रुश्चेव पूंजीवादी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और ये तो लाया था शीत युद्ध को थोड़ा सा धीमा करने के लिए। अपने देश के अंदर क्या लाया? उदार राजनीति की शुरुआत की। ये तो है वैश्विक नीति, विदेश नीति का भाग है। ये तो अमेरिका से संबंध सुधारने, और इसके तहत अपने देश के अंदर माहौल को क्या करना है? देश के अंदर माहौल के साथ दिक्कत क्या है? क्योंकि स्टालिन ने हालात टाइट कर दी थी किसकी? यूएसएसआर के अंदर। उसने अपने समस्त विरोधियों का क्या कर दिया था? सफाया। उसने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। समाज को बिल्कुल बंद कर दिया था, जहां विचार और अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। आपको मुंह खोलना है तो स्टालिन के पक्ष में खोलना है, वरना क्या रहो? चुप रहो। ऐसी स्थिति में आपको कौन सी राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी? उदार राजनीति की, ताकि लोगों का जो मोह भंग हो गया है समाजवाद के प्रति, क्योंकि स्टालिनवाद किसका प्रतीक हो गया था? तानाशाही का। तो लोगों के लिए तात्पर्य था कि जैसे समाजवाद आएगा, स्टालिन जैसे क्रूर तानाशाह आएंगे। तो विदेशी भी डरने लग गए थे कि हमारे देश में साम्यवाद आना, क्योंकि इस रूप में क्या आएगा? हमारे देश के अंदर भी कोई स्टालिन रूपी क्रूर तानाशाह खड़ा हो जाएगा। तो स्टालिन भी उतना ही बड़ा तानाशाह था जितना बड़ा हिटलर था और जितना बड़ा मुसोलिनी था। उसने भी अपने विरोधी विचारों को समाप्त कर दिया था। तो ख्रुश्चेव ने इस स्थिति का सुधार करने के लिए कौन से राजनीति की शुरुआत की? उदार राजनीति की। तो फिर 1957 के आसपास 2-3 साल बाद माओ ने भी देखा कि मैं भी ऐसी ही उदार राजनीति की शुरुआत करता। तो इससे पहले ये क्या किया करता था? जो भी कोई माओ के खिलाफ बोलता था, माओ उसकी छुट्टी कर देता था। वैसे ही जैसे कौन छुट्टी करता था? स्टालिन। गला घोट देता था। यानी बंद व्यवस्था थी बिल्कुल, जहां विचार और अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी आजादी। 1957 में उसने सोचा कि अपन भी ख्रुश्चेव की तरह कुछ सुधार करते हैं। तब इसने एक क्रांति शुरुआत की, सैकड़ों फूलों को खिलने दो। सैकड़ों विचारों को पनपने दो। और ये जो क्रांति थी, ये किस लिए थी? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में थी, कि आप भी बोलो, अपने विचार प्रकट करो। तो जैसे इसने सैकड़ों फूलों को खिलने दो की क्रांति शुरू की, विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में खुलापन दिया, लोगों ने किताबों की किताबें लिख मारी। किसके खिलाफ है? माओवाद के खिलाफ। क्योंकि आप जैसे छूट देंगे बोलने की, स्वाभाविक है तत्कालिक सत्ता की क्या की जाएगी? तो माओ की आलोचना शुरू हो गई। तो माओ ने कोई 8-10 महीने बाद ही सैकड़ों फूलों को खिलाने की योजना क्या कर दी? बंद कर दी। तो कुल मिला के कई बार तो सैकड़ों फूलों को खिलाने की योजना 1957 में, कई बार तो पहले कौन सी क्रांति हुई, फिर कौन सी, ऐसे पूछ लेते हैं। कई बार इसका संबंध किससे है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। फिर ये इस क्रांति को अब बात बदले कैसे? तो वो बोला रुको रुको, एक बार फूल मत खिलाओ, क्योंकि बोलने से पहले पेट में क्या जरूरी होती है? रोटी जरूरी होती है। तो वो भारत से सीख, भूखे भजन न होई गोपाला। तो बोला इस क्रांति को तो रोक दो एक बार, हम एक नई क्रांति करेंगे जिसको बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लंबी छलांग। और ये चली 1958 से लेकर 1960 तक। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड का तात्पर्य था कि अब इस देश का क्या होगा? औद्योगिकरण होगा। और अगले कुछ ही सालों में हम किसके बराबर हो जाएंगे? ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। ये उन्होंने स्वप्न देखा, क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटेन वर्ल्ड की कितने नंबर की इकोनॉमी थी? 2nd पोजीशन की इकोनॉमी थी। उसके बाद रशिया होगा। तो ये औद्योगिकरण को लेके एक क्रांति खड़ी की गई थी। इस क्रांति के माध्यम से हर जगह फिर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
क्योंकि चीन तो कृषि प्रधान देश था, तो फिर लोह और इस्पात का संघर्ष शुरू हुआ। यानी हमें सबसे पहले बेसिक चीज बनानी, और बेसिक चीज क्या होती है किसी भी इंडस्ट्री की? लोहा होता है। तो जगह जगह लोगों ने मिट्टी ला ला के और भट्टियां लगा ली, क्या पिघलाने की? लोहा लाने की। लेकिन यह क्रांति था जिसका नारा था कि परिश्रम के कितने साल? परिश्रम के 3 साल और खुशियों के 1000 साल। कि आप 3 साल पूरी कठोर मेहनत कर लो औद्योगिक क्षेत्र में, फिर हम हजारों सालों तक क्या मनाएंगे? इतना हम उत्पादन कर लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो क्रांति की गई थी, वो की गई थी कौन सी व्यवस्था के आगमन के लिए? साम्यवादी व्यवस्था की। और साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का सूत्र क्या होता है? वितरण का सूत्र क्या होता है बताओ? गुड, आप बताओ, वितरण का सूत्र बताओ। योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसके लिए आई थी? इतना सारा उत्पादन कर दो कि सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, तो आवश्यकता अनुसार वितरण। और इसमें यह कहा गया कि ये कितने पैरों पे चलेंगे हम? 2 पैरों पे। 2 पैरों का तात्पर्य में देशी तकनीक के साथ साथ अगर हम विदेशी तकनीक भी लाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। कुल मिला के चीन को औद्योगिक रूप से समृद्ध करने के लिए कौन सी क्रांति की गई? लंबी छलांग, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लेकिन ये लंबी छलांग लग नहीं पाई, क्योंकि मूलतः ये कृषि प्रधान देश था और खेती में क्या पड़ गया था? अकाल। तो ये क्रांति भी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। फिर भी हमने देखा लंबी छलांग आंदोलन औद्योगिकरण के लिए किया गया। इसी में नारा दिया गया परिश्रम के 3 साल, खुशियों के 1000 साल। इसी से संबंधित है 2 पैरों पे चलने की नीति। और इसने क्या काम किया? आवश्यकता अनुसार वितरण करना था इसमें। ये भी फेल हो गई। अब ये जब नीति चल रही थी, फेल तो होनी थी क्योंकि अकाल पड़ गया था। इस नीति में मुख्य भूमिका किसकी थी? राज्य की। राज्य अपने हस्तक्षेप के द्वारा उद्योगों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। तो फिर राज्य की जब भूमिका बढ़ी तो राज्य शक्तियों का क्या हुआ? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज्ड हो गई। पावर्स 2 थी। पावर सेंट्रलाइज्ड होकर किसके पास आ गई? राज्य के पास। अब हर एक काम राज्य कर रहा है। उद्योग है कि कच्चा माल यहां पड़ा है, तुम उठाओ, तुम पैदा करो, हर एक मामले में। फिर कह रहा अभी कहां जा रहा है कि जी मैं तो ना मेरे ससुराल जानो, रुक जा। पहले भट्टी के नीचे क्या उड़ा? लोहा बना। तू जब 10 किलो लोहा बना लेगा तब तू कहां जा पाएगा? ससुराल जा पाएगा। तो राज्य ने हर चीज का क्या कर लिया? पावर अपने पास। पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई एक अपने पास। दूसरा, इससे बहुत ज्यादा हावी क्या हो गई? नौकरशाही हावी हो गई। अब कोई किसी नौकरशाह से बन नहीं रही है तो कहता है, शिकायत कर देते थे कि जी इस फलाने आदमी ने कोई भट्टी नहीं लगाई है, कोई इसने लोहा नहीं बनाया, कोई उद्योग नहीं लगाया इसने, तो इसको क्या किया जाए? दंडित किया जाए। तो लोगों ने अपना बदला लेने के लिए नौकरशाहों ने लोगों को क्या करना शुरू कर दिया था? परेशान करना शुरू कर दिया औद्योगिकरण के नाम के ऊपर। और मर्जी है उन लोगों से काम करवा रहे कि चल आज तू कहीं नहीं जाएगा, आज तू फैक्ट्री में जाएगा और वहां क्या करेगा? परिश्रम कितने साल करेगा? 3 साल। हो गए, रोटी दे दो, रोटी बाद में, पहले परिश्रम के 3 साल, उसके बाद तेरे को क्या मिलेगी? खुशियां खुशियां मिलेगी। 3 साल तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। दादागिरी शुरू कर दी नौकरशाहों ने, लोगों को जबरदस्ती उद्योगों में धकेलना शुरू कर दिया। और तीसरा ये था कि इससे क्या बढ़ गई थी? दलीय तानाशाही। किसी को पकड़ा। अब ये आपको पता है कि जो साम्यवादी देश होते हैं वहां हर पद के ऊपर कौन से लोग बैठे होते हैं? साम्यवादी दल के व्यक्ति बैठे होते हैं। तो साम्यवादी दल के लोग वो तो मजे किया करते थे और आम आदमी से वो उद्योगों के अंदर काम कराया करते। उन्होंने तानाशाही स्थापित कर दिया, एक आदमी को परेशान शुरू कर दिया। तो राज्य शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, नौकरशाही हावी हो गई, दल की तानाशाही बढ़ गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गए। क्रूर हो गए तो इस दलीय तानाशाही और नौकरशाही पनपने की वजह से कुछ नेता भी है ना वो इतने शक्तिशाली हो गए कि माओ को क्या दिखाने लगे? आंख दिखाने लगे। तो जब माओ ने देखा कि क्रांति तो फैल हो रही है, तो इस क्रांति को बुलाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए उसने कौन सी नीति लागू की? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ये भी असफल हो गई।
लोग परेशान हो गए, लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और उसके साथ साथ नौकरशाही भी हावी हो गई है। तो माओ की हेठी होने लगी, माओ की आलोचना होने लगी दादागिरी की वजह से। तो माओ ने सोचा अब क्या करें, तो माओ ने फिर एक और नई क्रांति शुरू करवा दी, वो थी महान सांस्कृतिक क्रांति। तो फिर एक और क्रांति शुरू हुई, ये 1966 से लेकर और कब तक चली, 1975 तक मान लो या 76 तक चली। और इसको जब देंग स्याओपेंग आया तो उसने खत्म किया फिर इसको। इसके ये क्रांति किसके खिलाफ करनी थी, इस क्रांति का नाम है महान सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट कल्चरल रिवॉल्यूशन, महान सांस्कृतिक क्रांति। तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र में की गई, ये शैक्षणिक क्षेत्र में की गई और ये प्रशासनिक क्षेत्र में की गई। पहले तो हम देखें प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांति कैसे काम करेगी बताओ। नौकरशाहों की शक्तियां कम कर दी गई, नौकरशाही के पर काट दिए गए। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हावी हो गया था, बुद्धिवाद हावी हो गया था। जो यूनिवर्सिटी के निकले हुए छात्र थे वो ऐसे चौड़े होकर चला करते थे, हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, हम माओ के बारे में जानते हैं। तो उनमें भी जो शिक्षक वर्ग थे उनमें भी घमंड आ गया था अपनी बुद्धि को लेके। तो कौन से क्षेत्र में क्रांति की गई है, जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनको कहा गया कि आपको 5-5, 10-10 साल कहां रहना है, गांव के अंदर रहना है और वहां माओवाद का प्रचार प्रसार करना है और आपको यूनिवर्सिटी में कम सीखना है और धरातल पे जाके ज्यादा सीखना। तुम यहाँ लाइब्रेरी में बैठे बुद्धिमान हो गए, ये अपनी बुद्धिमत्ता छोड़ो और वहां जाके काम करो। और तीसरा कौन सा क्षेत्र था, कल्चरल रिवॉल्यूशन। कल्चर कौन सी, साम्यवादी कल्चर, मार्क्सवादी यानी माओवादी कल्चर। इस माओवादी कल्चर के तहत क्या किया गया कि माओवादी कल्चर की खिलाफत हो रही है। तो 4 व्यक्ति थे जिसको चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी बोलता था, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और कई बार इन्होंने एक माओ की नई पत्नी थी उसके साथ मिलकर और माओ को मारने की भी कोशिश की थी। माओ को इस बात का पता चल गया था, वो उसके घर तक पहुंच गए थे। तब माओ ने क्या किया, युवाओं का प्रयोग किया और उनको, उनके समर्थकों को क्या कर दिया, सफाया कर दिया। तो इसके कई पर्पस थे इस महान सांस्कृतिक क्रांति के। एक तो अपने विरोधियों का सफाया करना और माओवाद का प्रचार करना। इसके लिए उसने किसका प्रयोग किया, लड़कियों को यूनिवर्सिटी से निकाल के कहां भेज दिया, गांव में, उनको लाल किताब पकड़ा दी, अपनी किताबें पकड़ा दी। और रेड गार्ड्स का प्रयोग किया। ये अपनी आर्मी को क्या बोलते हैं, रेड गार्ड बोलते हैं। रेड गार्ड्स वो होते हैं जो माओवाद का पालन करते हैं। तो यहां पार्टी महत्वपूर्ण होती है, सेना महत्वपूर्ण है। सेना पूर्णतया पार्टी के नियंत्रण में काम करती है। सेना पार्टी पे नियंत्रण नहीं करती बल्कि पार्टी सेना पे नियंत्रण करती है। तो ऐसे करके एक महान सांस्कृतिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया और इसी क्रांति में उसने विरोध किया था अपने उन विरोधियों का जो मार्क्सवाद की, वो उसकी माओवाद की अंदर क्या कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे। उस चंडाल चौकड़े का जो सरेआम खिलाफत कर रहे थे। और साथ में इसने क्रुश्चेव का भी विरोध किया, क्योंकि क्रुश्चेव क्या लेके आया था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व लेके आया था। तो फिर चीन के दो लोग भी सोचने लगे कि जब यूएसएसआर है वो पूंजीवादी देशों के पास जा सकता है, अमेरिका के पास जा सकता है, तो चीन को भी उनके पास जाना चाहिए। तो वो बोला कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व धोखेबाजी है क्रुश्चेव की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके और कौन सी क्रांति को अंजाम दिया गया, महान सांस्कृतिक क्रांति को। और इसमें ये सबसे खतरनाक क्रांति थी, माओ ने हजारों लोगों को क्या उतार दिया था, मौत के घाट। और इस क्रांति के बाद जब समाप्त हुई, माओ मरा पिछेत्र में, तो देंग स्याओपेंग आया। इसने कहा कि ये कोई क्रांति नहीं थी बल्कि तो एनार्किज्म था, ये तो अराजकता थी, महान अराजकता जिसने चीन को बर्बाद करके छोड़ दिया। तो ये महान सांस्कृतिक क्रांति। तो ये कितनी क्रांतियां हैं, एक के बाद एक क्रांति हो रही है। पहले किसके खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ। फिर विचार और अभिव्यक्ति के लिए सैकड़ों फूलों को खिलाने की योजना। फिर कौन सी, लंबी छलांग आंदोलन। और फिर महान सांस्कृतिक क्रांति। ये क्रांतियों की एक पूरी श्रृंखला है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो पहले ये क्रांति हुई, फिर 57 वाली क्रांति, फिर 58 से 60 वाली क्रांति और फिर 66 से 76 वाली, ये अंतिम क्रांति ये हुई थी उसके जीवन में। अब इस सब क्रांतियों से हमने एक नई चीज सीखी।
नई चीज ये सीखी है कि ये सारी क्रांतियां एक चीज बता रही है, वो बता रही है एक तो नई चीज पीपल्स वॉर। आपको ये देखा आपने कि हर जगह ये जनता की शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और बड़े वर्ग की जनता को अपने साथ कर लेता है। इसको ना जनशक्ति में बड़ा भारी विश्वास था। तो जनशक्ति में भारी विश्वास था तो हमने देखा कि ये जनशक्ति को क्यों महत्वपूर्ण मानता था, सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता था। ये बोला कि इस देश को ना दो शक्तियों के खिलाफ लड़ना है तो पीपल्स वार करनी पड़ेगी। एक है साम्राज्यवादी शक्तियां और दूसरी है सामंती शक्तियां। अगर आपको साम्राज्यवादी युद्ध करना है, जापान से युद्ध करना है, तो कौन करेगी? सेना करेगी। लेकिन अगर आपको सामंतों से युद्ध करना है तो सेना नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है सेना किसकी हो? सामंतों के। तो उसके लिए किसको करना पड़ेगा? जनता को अगला कर। तो उसने कहा कि क्यों न जनता को साम्राज्यवादी और कौन सी शक्तियों के खिलाफ लड़ाया जाए? सामंती शक्तियों के खिलाफ लड़ाया जाए। तो इसने एक नई थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? पीपल्स वार थ्योरी। ठीक है, अब पीपल्स वार थ्योरी में और सर्वहारा वार में यानी प्रोलेटरिएट वार में और पीपल्स वार में अंतर क्या है? मजदूरों के युद्ध में और जनता के युद्ध में क्या अंतर है? इसमें तो बहुत सारे वर्ग शामिल है, किसान शामिल है, मजदूर शामिल है, छोटे बुर्जुआ शामिल है और राष्ट्रीय बुर्जुआ शामिल है। और सर्वहारा में सिर्फ कौन शामिल है? सिर्फ मजदूर शामिल है। तो ज्यादा व्यापक कौन सी होती है? दूसरा है इसी जो ना मास लाइन लीडरशिप तैयार की इसने। मास लाइन लीडरशिप का तात्पर्य है कि कुछ ही नेता काबिज नहीं होंगे, बल्कि ये कहता था जनता की शक्ति के उसको विश्वास था, इसलिए मास लाइन लीडरशिप तैयार की इसने। बहुत बड़ा नेतृत्व वर्ग तैयार किया और विकेंद्रीकरण कर दिया था शक्तियों का, दलीय शक्तियों का। तो एक वो थ्योरी और है। दूसरा इसकी क्रांति के बारे में एक विचार और है। ये कहता क्रांतियां होती है ना, वो हिंसक ही होती है। और शक्ति कहां से निकलती है? बंदूक की नली से। तो अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, कांटे से कांटा ही निकलेगा। तो ये कहता है कि एक वर्ग का प्रभुत्व तभी समाप्त होगा जब वो शक्ति से दूसरे वर्ग को क्या कर देगा? हिंसापूर्वक समाप्त कर देगा। तो इसका जो मूल विश्वास था वो कौन सी क्रांति में था? हिंसक क्रांति में था। तो हमने जो माओ को किया हमने न्यू डेमोक्रेसी, जो न तो बुर्जुआ लोकतंत्र की तरह है और न ही सर्वहारा के अधिनायक, बल्कि उनसे ज्यादा व्यापक है। फिर हमने देखा कि 1949 में जब आ गया था तो एक नई शब्दावली लेके आया कि इस देश में अधिनायकवाद आएगा। लेकिन अधिनायकवाद किसका होगा बताओ? जनता का अधिनायकवाद होगा और वो लोकतांत्रिक ज्यादा होगा। तो वो लाया जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। हमने अभी तक एक ही अधिनायकवाद सुना था, सर्वहारा की अधिनायकवाद या सर्वहारा की तानाशाही सुनी थी। ये कौन सी तानाशाही लाया? जनता की तानाशाही, जनवादी तानाशाही लाया। ठीक है, फिर हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन देखा। कॉन्ट्राडिक्शन निरंतर है, ये कभी समाप्त है नहीं, ये यूनिवर्सल है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक के लिए हिंसा की जरूरत होती है, दूसरे के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन निरंतर है तो क्रांति भी निरंतर है। इसलिए रिवॉल्यूशन मार्क्स की, टाटस्की की और किसकी? माओ की चर्चा की। फिर क्रांति में हमने सामंतवाद के खिलाफ, विचार अभिव्यक्ति के लिए, औद्योगिकरण के लिए और सांस्कृतिक, ये इन क्रांतियों की हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि मास लाइन का कैसे प्रयोग करता था, जनशक्ति का उपयोग कैसे करता था, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ लिया करता था। ये माओ की बहुत बड़ी विशेषता थी। और अंत में हम चर्चा करेंगे इसकी विदेश नीति की, चारा और छड़ी की नीति, ये चर्चा कर लेते हैं। चारा व छड़ी की नीति, ये चीन की शुरू से नीति रही है कि ये पहले चारा डालता है और फिर क्या मारता है? छड़ी मारता है। इसकी जो वर्तमान में ये जो इसकी पॉलिसी आई है OBOR वाली, वन बेल्ट वन रोड वाले, ये भी एक दिन क्या साबित होगी? चारा और छड़ी। ये सबसे पहले गाजर दिखाता है, जैसी गाजर देखे कोई पास में आता है उसकी क्या मारता है? लाठी मारता है। ऐसे ही भारत को 1954 में इसने क्या दिखाई थी? चारा दिखाया था 1954 में, हिंदी चीनी और पंचशील समझौता। और फिर 1962 में क्या मारी भारत के? छड़ी मारी।
तो ये विदेश नीति में संसार का सबसे अविश्वसनीय देश है। हालांकि कोई भी देश विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन है? चीन है। दूसरा इसकी एक और है, 5 माओ की है ये, 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां। और एक है मिडिल किंगडम, मिडिल किंगडम। तो इसकी विदेश नीति में 3 शब्द बड़े चलते हैं जो माओ की देन है। चारा और छड़ी की नीति, ये माओ की देन है। मिडिल किंगडम, एक किसान से पूछा गया कि धरती का मध्य भाग कौन सा है, तो किसान ने क्या रखा? वहां जेली रख दी अपनी, चौसंगिया रख दी है ना, वो अपना वो कचरा हटाने वाला, वो अपना किसान ने यंत्र रख दिया, यानी लठ रख दिया कि ये है धरती का बीज। अब कौन नापे? ठीक है, तो ये कहते हैं कि जहां किसान है ना अपनी जेली रख देता है, वही धरती का क्या होता है? वही बीज होता है। तो धरती का बीज कहाँ है, वही कौन डिसाइड करता है? कि किसान डिसाइड करता है। ऐसे ही चीन के साथ गड़बड़ ये है कि ये अपने आप को क्या मानता है? मिडिल किंगडम मानता है कि संसार के जितने भी किंगडम है उसमें मिडिल में कौन है? चीन है। इस संसार में सबसे पहले सभ्यता आई थी, वो कहां आई थी? चीन में। तो पहला चीन सभ्य हुआ था, फिर पूरा संसार सभ्य हुआ था। तो इस पूरे संसार में मूल जो राजनीति है वो कहां से चलनी चाहिए? चीन से। चीन पूरे संसार की राजनीति को नियंत्रित करेगा। माओ का यह सपना था, न तो रूस करेगा और न ही अमेरिका करेगा। रूस को तो ख्रुश्चेव के आते उसके संबंध खराब हो गए थे रूस के साथ। दूसरा संबंध इसलिए खराब हो गया, स्टालिन तक रूस अत्यंत कमजोर था, 53 तक। स्टालिन बहुत ही शक्तिशाली था। स्टालिन के जाते जैसे ख्रुश्चेव आया ना, तो थोड़ी थोड़ी आंखें माओ स्टालिन को दिखाने लग गया था, लेकिन स्टालिन बहुत ही शक्तिशाली था। ख्रुश्चेव ने क्या किया? थोड़ा सा उदार हुआ, तो उसने ख्रुश्चेव से बात की, ख्रुश्चेव तू है ना मुझे परमाणु बम दे दे। ख्रुश्चेव बोला मैं पागल हूं, तेरे पे कोई विश्वास है? क्योंकि जैसे ही मैं तेरे को परमाणु बम का फार्मूला दूंगा, माओ को बोला, तो तू सबसे पहले परमाणु बम से डराएगा किसको? क्योंकि तेरा पड़ोसी देश कौन हूं? क्योंकि चीन की बहुत बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? रूस के। तो मेरे को डराएगा। उसको पता था कि देखिए, चाहे आप भले ही साम्यवादी रूप से दोस्त हो, लेकिन आप कभी भी अपने दोस्त को, पड़ोसी देश को मजबूत है। तो उसने क्या किया? परमाणु बम का फार्मूला देने से मना कर दिया। तो इसलिए माओ बहुत भारी खिलाफत किया करता था, किसकी? ख्रुश्चेव की। इसी वजह से उसके बाद से उस परमाणु बम से जो झगड़ा शुरू हुआ था, रूस की और चीन की कभी भी नहीं बनी। अब जाके थोड़ा सा घुटने लगी है दोनों की। ये मिडिल किंगडम पॉलिसी थी कि मैं ही हूं शक्तिशाली, तो इसे रूस भी डरता था। और अमेरिका को क्या करता था? अमेरिका और जब रूस की तनातनी चलती थी, तो अमेरिका कहता था कि मेरे पास है ना जो परमाणु बम है, तो वो दिखाने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए भी है। तो माओ कहता था अगर चलाने के लिए था तो वियतनाम में तू चला के दिखा, फिर तू भागा क्यों फिर यहां से? तो उसको कागजी शेर कहता था। किसको? कि उसके दांत तो परमाणु है, लेकिन वो कागजी शेर है। वो अमेरिका को कुछ भी नहीं समझता था कि ये परमाणु बम दिखाने के लिए, चलाने के लिए नहीं है। अमेरिका कहता था मैं चला दूंगा, मैंने जापान में चलाया, तेरे ऊपर भी चला दूंगा। तो ये डलेस की जो नीति थी ना, वो माओ पे काम है नहीं करती थी। जॉन फोस्टर डलेस की अपने कौन सी पॉलिसी पढ़ते हैं? कगार की नीति है ना, ब्रिकमैनशिप पढ़ते हैं। वो यहां नहीं चलती थी। वो कहता तेरे तू कागजी शेर है, तू परमाणु बम चला। और डलेस कहता था मैं चला दूंगा चला दूंगा चला दूंगा, ऐसे करता था वो। तो ये हमने परमाणु बम के संदर्भ में चर्चा की कि अमेरिका कागजी शेर है, उसके दांत हैं, वो भले ही परमाणु हो लेकिन काटने के लिए नहीं है, डराने के लिए। एक इसकी नीति है कौन सी? 5 उंगलियां। वो बोलता है कि चीन है ना, ये पूरी बॉडी है, तिब्बत इसका दायां हाथ है, और इस हाथ को तो हमने ले लिया है। 1949 में क्या हुआ था? माओवादी क्रांति हुई। अगले ही साल उसने काय पे कब्जा कर लिया? तिब्बत के ऊपर। 50 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और ये बोला मैंने हाथ तो ले लिया, लेकिन इसकी कितनी उंगलियां अभी भी कटी हुई है? 5 उंगलियां कटी हुई है। तो ये 5 उंगलियां कौन सी है? ये पूरा ये जो एरिया है, ये वाला, ये है लद्दाख। यहां से शुरू हो जाता है नेपाल, फिर बीच में आ गया सिक्किम, फिर आ गया भूटान, और फिर आ गया ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो ये लद्दाख, ये नेपाल, ये सिक्किम,
ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश यानी नेपा। ये इसकी कितनी अंगुलियां हैं? 5 उंगलियां, जो इस बॉर्डर के ऊपर है। ये कहता है ये 5 उंगलियां किसका हिस्सा है? तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए मेरी है। तिब्बत मेरा हाथ है, मैं एक पूरी बॉडी हूं और ये 5 उंगलियां मेरी है। तो ये कहता है कि मैं इन एक एक अंगुलियों को इस शरीर के साथ जोड़ दूंगा। तो इस पे तो थोड़ा सा जोड़ लिया। ये वाला पार्ट किसके पास है? अक्साई चीन वाला। ये तो नेहरू के टाइम 57-98 से कब्जा कर लिया था, बाकी का झगड़ा चलता ही रहता है। तो ये इसकी 5 अंगुलियों की नीति थी माओ की। तो माओ क्या हो गया? अब कंप्लीट हो गया। माओ ने मार्क्सवाद में क्या सुधार किया? माओ का नवीन लोकतंत्र, न्यू डेमोक्रेसी क्या है? माओ की पीपल्स पब्लिक डिक्टेटरशिप क्या है? माओ का कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? माओ की परमानेंट रिवोल्यूशन क्या है? माओ की सैकड़ों फूल खिलाने की योजना क्या है? माओ की लंबी छलांग क्या है? और माओ की महान सांस्कृतिक क्रांति क्या है? माओ की 5 उंगलियों की नीति, मिडिल किंगडम पॉलिसी और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है? ये माओ था। तो माओ कंप्लीट हो गया है। माओ के आपको नोट्स भी मिल चुके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।